तो बच्चों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो हमारा डिस्कशन था, जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया, इसका इंट्रोडक्शन, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के पार्ट को देखा पहले, और उसी चैप्टर में एक आखिरी हिस्सा है कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस, स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग थोड़ी चर्चा, हमारा जो फोकस है इसी एक मेन थीम के ऊपर होगा। वैसे हम पहले भी बताए कि ये इतना बड़ा या इतना ज़रूरी हिस्सा नहीं है। पूरे क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, और भी कुछ चीज़ों को ऐड किया जा सकता था हमारे सिलेबस में। ये एक पक्ष है जिसको मोटे तौर पे समझ लेना चाहिए, लेकिन चूँकि सिलेबस में बहुत इसको फोकस करके एक डिस्टिंक्ट एक पार्ट के रूप में मेंशन किया गया है, और कई बार संभावित प्रश्न इससे बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा इसको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में समझना होगा, इसको थोड़ी चर्चा करनी होगी। हाँ, पिछले के क्लास में जब हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो कई बार एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी बिल्कुल मिलते जुलते रूप में आए, और हम लोगों ने ये कंक्लूड किया वहाँ से कि जितना पुराना मानव का इतिहास है, अब अरस्तु से लेके और जितने भी दार्शनिकों ने जब से माना, अलग अलग उसमें मतांतर है, डेकार्थ हों, सुकरात हों, या भारतीय दर्शन के हिसाब से भी, तब से जब सामान्य व्यवहार है तब से असामान्य व्यवहार की भी चर्चा है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का इतिहास तो उतना ही पुराना हो गया जितना कि सामान्य मानव का जीवन का इतिहास या प्राणी के जीवन का इतिहास इस पृथ्वी पर है। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एस्पेक्ट था, उसका जो इतिहास था, वो हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि वो नया है, वो उतना पुराना नहीं है जितना कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है। तो उसके पीछे वजह क्या थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल डोमेन है साइकोलॉजी का, जहाँ पे जैसे जैसे शोध, अन्वेषण, वैज्ञानिक जिनका आधार हो, प्रमाणिक जिनका आधार हो, होते चले गए, उसके आधार पे थियरीज बनती चली गई, लैब बने, प्रमाणिक रूप से इलाज होना शुरू हुआ, तब से ही हम लोगों ने फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी के इतिहास को माना। और वो डेट हम लोगों ने कहा था 1896, जबकि लाइटनर विटमर के द्वारा पेंसिल्वेनिया यूएसए में क्लिनिकल साइकोलॉजी के लैब की स्थापना हुई थी, और उनको हम लोग फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे इतने डिस्कशन के बाद आज हम लोग एक एक परिभाषा से शुरू करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की दो स्टैंडर्ड परिभाषाएं क्या हैं, और उन परिभाषाओं से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और फिर और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। तो जेम्स सी कोलमैन के द्वारा एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की परिभाषा दी गई है, जिसको मैं एक बार रखता हूँ आप लोगों के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ ए फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। पहली बात तो है कि इट्स अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, बोथ आर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ मैल एडेप्टिव बिहेवियर। हिंदी में अगर बोलें तो यह मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध कुसमंजित व्यवहार की जानकारी, मूल्यांकन और महत्वपूर्ण चीज़ उपचार तथा निवारण से है। तो ये जो परिभाषा है, ये जेम्स सी कोलमैन के द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजी की है। अब एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बड़ी स्थापित मान्य परिभाषा को लेते हैं। ये दिया गया है कोलमैन, बड़ा नाम है, कोलमैन के द्वारा। वो क्या कहते हैं, अगेन देखिए परिभाषा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सेम क्लिनिकल साइकोलॉजी इज ऑल्सो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सो दैट abnormal psychology too is the field of psychology which specializes in the development and integration of psychological principles for the understanding of abnormal behavior. मार्क करने वाली बात जो है, understanding of abnormal behavior। हिंदी में अगर इस परिभाषा को कहा जाए तो होगा
हाँ, परिभाषा जो है वो इस तरह से होगी कि असामान्य मनोविज्ञान की वह शाखा या क्षेत्र है जिसके अंतर्गत असामान्य व्यवहार को समझने के लिए, मुख्य बात क्या है, समझने, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। अब इन दो परिभाषाओं को जब हम देखेंगे तो वहीं से इसकी रूपरेखा समझ में आ रही है, इसके दोनों के डिफरेंस के बीच में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जहाँ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेस पर, थियोरीज के बेस पर जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर फोकस करता है। थ्योरेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने पे फोकस करता है। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है प्रैक्टिकल रूप से उन सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स के इवैल्यूएशन, उसको मापने का, उसको ट्रीट करने का, उसको डायग्नोस करने का, उसके उपचार करने की प्रक्रिया को फोकस करता है। इसका फोकस प्रैक्टिकल है, ऑन ग्राउंड है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का फोकस थियोरेटिकल है, फिलोसफिकल है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है, कॉग्निटिव लेवल पर। इसका और क्लिनिकल साइकोलॉजी का मोस्टली ऑन साइट व्यक्तियों के ऊपर मोड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ट्रीटमेंट्स उनको अप्लाई करते हुए जो एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा हो गए हैं, जो कुसमायोजित मैल एडेप्टिव नेचर्स, पैटर्न्स डेवलप हो गए हैं, उनको ठीक करने पे। सो ऐसा एक लाइन में कहा समझा जा सकता है कि असामान्य मनोविज्ञान जहाँ कुसमायोजित व्यवहार या एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की व्याख्या करता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करता है, वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, उपचार एवं निदान करता है। और उपचार करने के क्रम में सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस आएगी, फिर डायग्नोसिस के लिए उसके रिलेटेड टेस्टिंग्स आएंगे, जो तमाम बिहेवियरल टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, सारे तमाम टेस्ट आएंगे। टेस्ट से डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे। डायग्नोसिस के बाद रिस्पेक्टिव बीमारी के अनुसार जो बेस्ट मोड ऑफ साइकोथेरेपी अवेलेबल है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे और पेशेंट को अपने क्लाइंट को, पेशेंट और क्लाइंट हम क्यों कह रहे हैं, इसका डिस्कशन क्लास में किया गया है। कुछ मोड ऑफ थेरेपी पेशेंट मानती है, व्यक्ति जो उसके सामने उपस्थित है चिकित्सा के लिए, कुछ मोड ऑफ थेरेपी क्लाइंट मानती है। खैर, ये एक अलग डिस्कशन का विषय हो जाएगा। तो किसी भी मोड ऑफ थेरेपी से ट्रीटमेंट के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा, डायग्नोसिस के द्वारा फाइनली उस बीमारी को, उस मैलएडेप्टिव बिहेवियर को ठीक करने का फोकस क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। और थ्योरेटिकली उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी व्याख्या करना, फिलोसफिकल उस पर थोड़ा चिंतन करना, वो थोड़ा एबनॉर्मल साइकोलॉजी की तरफ है। लेकिन एक बात यहाँ जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे परिभाषा में ही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही जोर नहीं दिया जा रहा, उसके साथ साथ उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है। जैसा मैंने परिभाषा में कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मैलएडेप्टिव बिहेवियर। तो जब अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल ही एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे थ्योरेटिकल जो प्रोस्पेक्ट है, थियरी के डेवलपमेंट के, उसके चेक करने के, उसमें नए अन्वेषण के, नए प्रयोग के, उसकी गुंजाइश भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ उन सारी थ्योरीज, उन सारे तथ्यों के आधार पर प्रैक्टिकली जो हमारा क्लाइंट या पेशेंट है उसको ठीक करने के ऊपर है। तो अब थोड़ा सा चूँकि ये एक फुल क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको उसी तरह से हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग पॉइंट वाइज कुछ जो मेन डिफरेंसेस हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी कहीं डिस्कशन से जो बात निकल के आ रही है, वो पहली बात तो ये कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो
अप्लाइड और थ्योरेटिकल दोनों पक्षों को लेकर के चलती है। वो ऐसा ब्रांच है साइकोलॉजी का जो अप्लाइड भी है, थ्योरेटिकल भी है। हाँ, डोमिनेंटली बेसिकली अप्लाइड है, पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी साथ में सबमर्ज्ड है, इंक्लूडेड है। वाइल वहीं दूसरी ओर एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल है। यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसके आधार पे मानसिक बीमारियों के स्वरूप को जानने, समझने और उससे चिंतन करने के पक्ष शामिल हैं। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी में उन सिद्धांतों के आधार पे जो थेरेपीज़ हैं, जो चिकित्सा पद्धति है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके, उसका प्रशिक्षण के द्वारा उसको सीख करके अपने क्लाइंट या पेशेंट पे अप्लाई करके उसको ठीक करने पे फोकस है। इस फोकस के साथ ही साथ जो रिलेटेड शोध या जो रिलेटेड चिंतन या जो रिलेटेड ज्ञानवर्धन नए प्रक्रियाओं या नए आर्टिकल्स या नए प्रक्षेत्र का विश्लेषण करने के बाद वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के तहत आता है। लेकिन ज़्यादा जोर यहाँ पे ग्राउंड में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, सेटअप में क्लाइंट को, पेशेंट को ठीक करने के ऊपर, उसके मैलएडेप्टिवनेस को, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को, उसके इमोशनल ट्रॉमा को डील करके उसके फंक्शनिंग को बेटर, उसके कोपिंग को अच्छा बनाने के ऊपर होता है। तो ये बुनियादी रूप से सबसे मुख्य डिस्टिंक्शन है। अच्छा, चलिए, तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट भी अच्छा है, समझने जैसा है। इसमें ये बात कही जा रही है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, मुख्य रूप से जो फोकस है एबनॉर्मल बिहेवियर, डिविएंट बिहेवियर, मैलएडेप्टिव बिहेवियर के ही अध्ययन, समझ और उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो पिछले 150-200 साल से जो ग्रो कर रही है, उसमें के अगर हम लोग स्वरूप को देखें तो यहाँ हम लोग को एक बात पता चलेगी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर का ही काम नहीं हो रहा है प्रैक्टिकल रूप से, बल्कि यहाँ पे जो बिहेवियर्स आज प्रदर्शित हो रहे हैं उनको और जो नॉर्मल के रेंज में उनको और कैसे उम्दा, उनको और कैसे बेहतर, उनको और कैसे एक्सेलेंट बनाया जाए, इस पे भी काम हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, एक कर्मचारियों का समूह किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है, लेकिन उनकी कार्य क्षमता को, उनके आपसी समायोजन को और उन्नत कैसे बनाया जाए ताकि फैक्ट्री का माहौल और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बेहतरीन हो सके। ये सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो कि ऐसा समझो कि स्टैटिस्टिकल रूप से डिविएट होके लोअर एंड्स में जो व्यवहार थे, सिर्फ उनका फोकस नहीं करके व्यवहार को अपर एंड में एक्सेलेंस की तरफ जो पक्ष है उसके तरफ कैसे मोड़ा जाए, उसका अध्ययन, उस पर काम कैसे किया जाए, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जा रहा है। थर्ड वेव ऑफ जो साइकोथेरेपी है मॉडर्न डे टाइम्स में, योगा, माइंडफुलनेस की जो थेरेपीज़ हैं, वो ह्यूमन पोटेंशियल, मानवीय क्षमताओं के विकास की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिस पे मानवीय क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, उसकी बात कर रही हैं। यहाँ पे बीमार मन, डिविएटेड मन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलैरिटी, एंजाइटी स्पेक्ट्रम, डिप्रेशन के अलग अलग डोमेन्स, उसकी चर्चा ना हो करके मानवीय क्षमताओं को और जो एवरेज लेवल है उससे भी उठा करके ऊपर 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 और एक्सेलेंस के लेवल तक ले जाया जा सके, उस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस, थोड़ा रुझान क्लिनिकल साइकोलॉजी का ज़्यादा है, या उस क्षेत्र पे काम क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जहाँ मोस्टली एबनॉर्मल बिहेवियर को ही डील कर रहा है, वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल के साथ साथ ह्यूमन पोटेंशियल को अब एवरेज से ऊपर एक्सेलेंस की तरफ, मैस्लो के हायरार्की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो वेस्टर्न के एंड से और भारतीय एंड से, जो माइंडफुलनेस भी तो उनका हायर किया हुआ है हमारी बुद्धिस्ट फिलॉसफी से ही, जो ध्यान की अवस्था है, जो
समाधि की अवस्था है, जो मानवीय क्षमताओं के सबसे शुद्ध रूप से विकसित होने की अवस्था है, उस पर भी काम क्लिनिकल साइकोलॉजी, चूँकि ये प्रैक्टिकल रूप से काम करता है, ग्राउंड में काम करता है, इसलिए यहाँ उनकी भी चर्चा होती है। तो अब नॉर्मल में ज़्यादातर बीमार मन की, बीमार चित्त की, क्लिनिकल में बीमार मन बीमार चित्त की तो हो ही रही है, साथ ही साथ उसको एवरेज को और ऊपर उठा करके कैसे एक्सेल किया जाए, इसकी भी चर्चा हो रही थी। ये भी एक डिफरेंस अब नॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है। तीसरी बात आते हैं अभी, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये कि दोनों के मोड ऑफ ट्रेनिंग में बहुत अंतर है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी जहाँ थियोरेटिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के आधार पे पढ़ाई सिखाई जाती है। एक व्यक्ति जो पीजी कर रहा है, उसके बाद किसी एक खास थ्योरी पे शोध करके पीएचडी करे, डिलीट करे, ये सब एबनॉर्मल साइकोलॉजी के तहत किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो किताबों को सिर्फ पढ़ के आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री या क्लिनिकल साइकोलॉजी का लाइसेंस नहीं ले सकते। इसके लिए आपको ऑन ग्राउंड मेंटल पेशेंट्स और साथ ही साथ जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिस पे आप एक्सेलेंस के लिए कुछ काम करना, उस पे आपको प्रैक्टिकल रूप से 1-to-1 फेस होकर के इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो मोड ऑफ ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, हॉस्पिटल बेस्ड है, पॉपुलेशन बेस्ड है। वहीं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो मोड ऑफ ट्रेनिंग है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसलिए क्लासरूम में, किताबों में, लाइब्रेरी में इसकी चर्चा, इसकी पढ़ाई होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई लैब में, हॉस्पिटल में, पॉपुलेशन जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं उस पे होती है। इस वजह से ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको, जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, मोटे तौर पे साइकोलॉजी की थ्योरीज, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इससे बिल्कुल अलग हट करके जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना रखते हैं और जाते हैं, तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपको किताबों और क्लास के अलावा सीधा हॉस्पिटल में पेशेंट के बीच भेजा जाता है और उन पे जो थियरीज आपने पढ़ी उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके आप सीखते हैं उन थ्योरीज को अप्लाई करना, उस पर मास्टरी हासिल करते हैं, उस पर एक्सेलेंस हासिल करते हैं और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आधार पे ही आपको पास या फेल उस कोर्स में डिक्लेयर किया जाता है, ना कि आपने एग्ज़ाम में कितना अच्छा लिखा या नहीं लिखा उसके आधार पर। आपको उसके फाइनल एग्ज़ाम में पेशेंट दिया जाएगा, सामने आपको उसका डायग्नोसिस करना होगा, उसका असेसमेंट करना होगा, उसकी बीमारी को आप किस आधार पे उस निष्कर्ष पे पहुंचना, फिर एक थेरेपी जो मोस्ट सुटेबल हो उसको अप्लाई करके दिखाना होगा प्रैक्टिकली। तो ये जो मोड ऑफ ट्रेनिंग है ये भी अंतर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिकली थियोरेटिकल चीज़ों को अप्लाई करने के ऊपर फोकस रहता है, अब नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट उन थ्योरीज़ के और गहन चिंतन और गहन विश्लेषण, मानसिक रूप से उसके विश्लेषण में ज़्यादा फोकस रहता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का फोकस ट्रेनिंग बेस्ड होता है। दैट इज़ वाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए पोस्ट पीजी 2 साल की ट्रेनिंग CCIP, निम्हांस, रिम्पास, एबासिस इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद ये चूँकि एक मेडिको लीगल मामला है इसलिए आपको एक लाइसेंस RCI के द्वारा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत सरकार की एक नियामक संस्था है, रजिस्ट्रेशन, और तब आप जा कर के प्रैक्टिस करने के योग्य होते हैं। तो मोड ऑफ ट्रेनिंग दोनों का अलग अलग है। अब अगले एक अंतर पे आते हैं, रोचक अंतर है वो अंतर ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी ज़्यादा, चूँकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है, इसलिए ये ज़्यादा वोकेशनल इन नेचर है। वोकेशनल इन नेचर कहने से मतलब कि इससे धन अर्जन की, इससे जीविकोपार्जन की संभावना ज़्यादा है। वंस यू आर ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वंस यू हैव ए डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन, तो आप हॉस्पिटल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने क्लिनिक में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, चूँकि
बदलते वक्त परिस्थितियों में जो मानसिक समस्याएं, साथ ही साथ वैसे लोग जो अपनी क्षमताओं को विकसित करके एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मानव क्षमताओं के जो सुप्त डोमेन्स हैं, छुपे हुए डोमेन्स, उनको विकसित करना चाह रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बीइंग ए प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, उसको काम करने का और काम करने के बहाने जीविकोपार्जन का, वोकेशनल मीन्स का साधन ज़्यादा हो जाता है। एक अब नॉर्मल साइकोलॉजी का जो मूर्धन्य बंदा है, पीएचडी डिग्रीधारी है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर हो सकता है, शोध का गाइड हो सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्लिनिक में, सेटअप में नहीं होगी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसका ओरिएंटेशन वो नहीं है। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी के बंदे के साथ दोनों संभावना है, चूँकि वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ता है, इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो बड़ा स्कोप कि वो अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल, पेशेंट, क्लाइंट, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के भी अपना कार्यक्षेत्र बना सकता है और बहुत अच्छे ढंग से अपनी आजीविका को भी कमाने का उसको मौका मिलता है। आज अगर वेस्ट के स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करें तो वेस्ट में जो अच्छे ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से पास लोगों की है, वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और उस काम के एवज में बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। सो विथ चेंजिंग टाइम्स, विथ चेंजिंग सिनेरियो, क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इससे रिलेटेड जो वोकेशनल, जो जॉब ओरिएंटेड एस्पेक्ट है, वो भी खुलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डोमिनेट करता है, उसको काफ़ी पीछे छोड़ देता है और लोकप्रिय ऑप्शन के रूप में लोगों के बीच में उभर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी को भी बाय द एंड ऑफ द डे, जो भी उसने पढ़ाई की, जो भी उसने ज्ञान अर्जन किया, उसको उससे जीविकोपार्जन करना है, अपना फैमिली चलाना है, एक बेहतर लाइफ की वो कामना करता है। तो उस मौजूद से, उस ढंग से क्लिनिकल साइकोलॉजी एक, अगर ये कहा जाए कि पूरे साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी में सबसे बेस्ट अप्रोच है, तो ये कहा जा सकता है। इसमें मतलब अतिशयोक्ति जैसी कोई बात नहीं है। आप कुछ अलग दूसरे जो अप्लाइड अप्रोचेज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडस्ट्रियल, उसको भी लें तो उसकी तुलना में क्लिनिकल का जो एरिया है, जो डोमेन है, वो सबसे वास्ट है। ये मतलब बड़े तसल्ली से और इत्मीनान से जो आज का सिनारियो उसमें कहा जा सकता है। तो सो दैट्स अनदर डिफरेंस। अच्छा, एक और अंतर अगर हम लोग चर्चा करें तो जब इतना पैसा और इतना नाम दाम कमाने की गुंजाइश है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी एक एसोसिएटेड है क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ कि ये है कि ये एक मेडिको लीगल ब्रांच हो जाता है। मेडिको लीगल ब्रांच कहने से क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि इसके साथ चूँकि आप एक क्लाइंट को देखते हैं, एक पेशेंट को देखते हैं, उसका हेल्थ वेलबींग जुड़ा हुआ है, उसका मेडिकल स्टेटस, उसका क्लिनिकल स्टेटस जुड़ा हुआ है, और उस मेडिकल और क्लिनिकल स्टेटस के कारण बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो प्रैक्टिस है उसमें मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑलवेज इन्वॉल्व रहेंगे, और दैट इज़ वाई आपको ऑलवेज एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप किसी के जीवन और मृत्यु के साथ डील कर रहे हैं। आपके एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट गलत होने से नुकसान इतना हो सकता है कि व्यक्ति सुसाइड कर ले, व्यक्ति कोलैप्स कर जाए, उसको मेजर फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसका पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाए। आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि कई ऐसी मानसिक बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर स्पेक्ट्रम में बाइपोलर एक्सट्रीम्स, जो बाइपोलर एंड्स हैं, और कुछ मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर जिनके बेसिस पे डिवोर्स लिया जा सकता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर ये प्रूव हो जाए कि एट द पॉइंट ऑफ डूइंग क्राइम व्यक्ति जो है किसी गंभीर मानसिक समस्या से, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है या मेजर कोई साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उसको सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय वो अपने बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को फॉलो नहीं कर रहा था। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो वक्तव्य है वो कोर्ट में भी लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत होता है,
जहाँ पे उसके शोध, जहाँ पे उसकी फाइंडिंग्स के आधार पे तय होता है कि व्यक्ति क्राइम के समय बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में था या नहीं था, या क्या वो कुछ ऐसी गंभीर मानसिक समस्या से ग्रसित था जिसके आधार पे उसको बेल मिल सकता है। ऐसे ही मैरिज के केस में, एक्ट में, अगर ये प्रूव हो जाए कि किसी एक बंदे को गंभीर स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर और भी कुछ जो नए नए एक्ट में संशोधन होते रहते हैं, उनके आधार पे कुछ बीमारियां हैं, और वो बीमारियों को प्रूफ का सर्टिफिकेट कौन देगा? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देगा। और उसके आधार पे डिवोर्स हो सकता है, संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। तो ये सारा एस्पेक्ट मेडिको लीगल एस्पेक्ट कहलाता है, और ये सारा एस्पेक्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है, लेकिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ ये एस्पेक्ट रिलेटेड नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट किसी के लाइफ और किसी के जीवन और संपत्ति पे गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं होता है। इस वजह से वहाँ लाइसेंसिंग वाला सिस्टम नहीं है, और वो मेडिको लीगल की कैटेगरी में नहीं आता है। पर क्लिनिकल साइकोलॉजी जो ब्रांच हो मेडिको लीगल कैटेगरी के तहत है, जिस वजह से यहाँ सावधानी की, यहाँ पे फोकस होने की और ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम में एक मानसिक बीमारी की गलत व्याख्या लिख सकते हैं, नंबर आपको कम आएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप एक पेशेंट पे पूरी मोड ऑफ थेरेपी जो चाहिए उसके जगह कुछ और लगा करके उसके लाइफ को नष्ट नहीं कर सकते। उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे आ जाएगी और उसकी जवाबदेही आप पे बन जाएगी, क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति जो आप नहीं हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में गलत सही जो किया वो आप तक सीमित रहा मोस्टली, लेकिन यहाँ पे दूसरे व्यक्ति जो आपका क्लाइंट है, जो आपको शायद पे कर रहा है, उसके जीवन और मरण का प्रश्न हो गया, उसके बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट का प्रश्न हो गया, तो इसकी लायबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ती है। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी मेडिको लीगल डिपार्टमेंट हो जाता है, वहीं एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ये बंधन नहीं है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम लोग कह सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसा थोड़ा सा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कुछ अर्थों में कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल अप्रोच क्लिनिकल साइकोलॉजी है। दो इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, ये एकदम सर्वमान्य स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए पूरे डिस्कशन का लबो-लबाब जो एक होता है, जो हमारे माइंड में टेक होम मैसेज हो, ब्लूप्रिंट हो, उस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि थ्योरेटिकली जो हम लोग समझे, सीखे, जाने, उसको समझे, सीखे, जाने, पढ़े, उसको कैसे किया जाए, और करने का लाइसेंस, करने का वैलिडिटी, करने की डायरेक्ट इम्प्लीकेशन की जो स्थिति है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बनती है, और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। सो विद दिस वी कंक्लूड, हम लोग ख़त्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे। आप सभी का पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।